काँग्रेस पक्षामध्ये एवढे हिजडे होते इतके की आता चावायचं तरी कोणाला. सगळे झुकतात त्या सोनिया गांधीच्या समोर. ही हिजड्यांची अवलाद जोपर्यंत या देशाचे राज्य करते काँग्रेस पक्ष म्हणून, तोपर्यंत या देशाला चांगले दिवस येऊ शकणार नाही. भाई ये चलने वाला है तो दुकान बंद कर दूंगा. मैं दुकान बंद कर दूंगा. मैं कहता हूं ये मैं मेरी शिवसेना की कांग्रेस नहीं होना दूंगा, नहीं, कभी नहीं. और मुझे जब ये मालूम होगा कि हो रही है तो आई विल क्लोज माई शॉप. अलग हो जाएंगे. हाँ, अलग हो जाएंगे. अलग नहीं चाहिए. शिवसेना चुनाव नहीं लड़ेगी. जाओ, कहाँ जाएंगे लोग, कहाँ जाएंगे? आज जो मान सम्मान तुम्हें मिल रहा है शिवसेना के नाम पर मिल रहा है. सरकार 5 साल चलेगी या नहीं, हाँ या ना? ऐसी सरकार कभी 5 साल चली है? बताइए हाँ या ना. कभी नहीं चली. यानी आप कह रहे हैं कि नहीं, क्योंकि उद्धव जी, शरद पवार, संजय राउत ने सब ऑन रिकॉर्ड कहा है कि ये सरकार 5 साल चलेगी. देखिए, हम इस सरकार को गिराएंगे नहीं, लेकिन मैं आपको स्पष्ट रूप से कहता हूं, अपने बोझ से ये सरकार गिरेगी. अंतर विरोध से भरी हुई सरकार है, ये सरकार अपने बोझ से गिरेगी. उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा. ये वक्त का पहिया है, याद रखना. नमस्कार, मैं अजीत और आप देख रहे हैं डू पॉलिटिक्स. एकनाथ शिंदे ने जो किया और जिस तरह से उद्धव ठाकरे को अपना घर जो है खाली करके अपने घर में जाना पड़ा. अपना घर से पहला मतलब है सीएम रेजिडेंस और दूसरा है मातोश्री, जिसमें मतलब बाला साहब ठाकरे और उनका परिवार रहा करता था और अभी भी रहते हैं वो. इस वीडियो में हम 2 हिस्सों में चर्चा करेंगे. पहला हिस्सा होगा कि क्या वैसे कारण रहे कि शिवसेना के विधायक जो है इस तरह से बागी हो गए, और दूसरा यह कि लिब्रांडू लोग का जो विलाप है वो किस तरह का है. कौन कौन से लिब्रांडू हैं जो मतलब काफ़ी व्यथित हैं, जैसे उनका कोई अपना चला गया हो. तो वो भी हम वीडियो के अगले हिस्से में डालेंगे. मैं स्क्रीन पे आपको टाइम स्टैम्प डाल देता हूँ कि इतने के बाद आपको वो वाला आनंद जो है मिलने वाला है. सबसे पहला कारण जो शिंदे ने खुद ही बताया वो यह था कि चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे विधायकों के लिए इनएक्सेसिबल हो गए थे. वो किसी से मिलते नहीं थे. भले ही वो मातोश्री में ऐसा नहीं है कि वो घर पे रहते थे इसलिए नहीं मिलते थे, वो रहते थे वर्षा में ही, जो सीएम का ऑफिशियल रेजिडेंस है महाराष्ट्र के, लेकिन वहाँ पे भी नहीं मिलते थे. और कुछ लिमिटेड लोग थे जो यह तय करते थे कि सीएम से कौन मिलेगा और कौन नहीं मिलेगा, और यही लोग सीएम के बिहाफ पे ये डिसीजन लेते थे कि उन्हें किस क्षेत्र के विधायक से मिलना है, किस मंत्री से मिलना है. तो कंप्लीटली जो मुख्यमंत्री था वो कट ऑफ था, और लोगों से कट ऑफ था क्योंकि लोगों के प्रतिनिधियों से ही नहीं मिल रहा था. दूसरा जो सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है वो यह है कि पार्टी एक तरह से पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी थी. कॉम्प्रोमाइज़ इन द सेंस कि आइडियोलॉजिकली अगर आप देखेंगे तो शिवसेना जो थी वो नहीं रही. इसके कारण क्या हो रहा था कि वैसे विधायक जो अपने क्षेत्रों से चुनकर आए थे और उनके चुनाव का मुख्य कारण ही हिंदुत्व आइडियोलॉजी था, वो अचानक से अपने री इलेक्शन के बारे में सोचने लगे कि इस 2.5 साल में हमने जो जो देखा है उस हिसाब से हमें तो लोग दोबारा सत्ता में चुनकर वापस भेजेंगे नहीं. और ख़ास करके इसमें वैसे विधायक हैं जो महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं. अब इसमें थोड़ी सी बात आप यह समझिए कि ग्रामीण क्षेत्रों के विधायकों को लंबे समय से शिवसेना जो बमुश्किल मुंबई में सिमटी हुई है, मतलब मुख्यालय जहाँ पे है, तो ये लोग क्या करते हैं कि मुंबई से बाहर के जो विधायक हैं, अभी तक तो इनका चल रहा था कि भाजपा की सरकार है और इनके भी विधायक होते थे, भाजपा के भी विधायक होते थे, तो उनका काम भी जो है भाजपा के मुख्यमंत्री या जो भी मंत्रिमंडल है उसके माध्यम से हो जाया करता था. अब क्या हो रहा है कि खास करके वैसे विधायक, एक तो मुंबई के भी विधायक नहीं मिल पा रहे थे मुख्यमंत्री से, दूसरा जो रूरल ग्रामीण क्षेत्रों के विधायक थे जहां पर अब मीटिंग भी
मुख्यालय की मीटिंग भी करनी है या किसको टिकट देना है फलाना, ये सारा का सारा मुंबई से ही तय होता था। और वहीं के ऑब्जर्वर जो है वो जाते थे वैसे ज़िलों में जो पूरी तरह से रूरल है, ग्रामीण है, और वहाँ के लिए डिसीजन मुंबई वाले लोग लेते थे। तो एक डिटैचमेंट तो वहीं से था। ग्रामीण इलाकों पर थोड़ी सी उनकी पॉलिटिक्स में सुधार तब आया जब आनंद दीघे ने थोड़ा सा मतलब उसको पुश करना शुरू किया। लेकिन उनके बाद भी जो है उसी तरह से, चाहे 2004 हो, उसके 9 हो, 14 हो और 19 का तो हम लोग देख ही रहे, धीरे धीरे करके ग्रामीण क्षेत्रों के विधायकों को पूरी तरह से इग्नोर किया जाता रहा। इसमें और जो अभी जो जिसको फाइनल नेल इन द कॉफिन बोला जाता है वो यह रहा कि मंत्री अधिकतर जब एनसीपी या कांग्रेस के हैं, क्योंकि इन्होंने सीएम तो बना दिया था लेकिन मुख्य मंत्रालय जो है इन्होंने एनसीपी और कांग्रेस वालों ने रखे हुए थे। तो इन लोगों ने जानबूझकर जो शिवसेना के विधायक थे उनके प्रोजेक्ट का या तो फंड पास नहीं करते थे या उनके प्रोजेक्ट की फाइल जो है अटकी रहती थी, उनको एक तरह से आप कह सकते हैं कि भीतरघात करना, कि उनको धीरे धीरे अपने ही जनता की नज़रों में इतना गिरा दो कि उनके री इलेक्शन के चांसेस ख़त्म हो जाए। और री इलेक्शन के चांसेस अगर शिवसेना के ख़त्म होते हैं तो एडवांटेज किसको मिलता है? जाहिर सी बात है कि एनसीपी या कांग्रेस को मिलेगा। अगर वो लोग गठबंधन में लड़ेंगे तो इनके क्षति का लाभ तो इन्हीं को मिलेगा। तो ये एक तरह से डबल वैमी जो होता है वो शिवसेना के इन विधायकों को मिल रहा था। इसलिए ये जो है एक बागी समूह बना के निकले। और अभी जब मैं लगभग 1:30 बज रहे हैं जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो उस वक्त अभी लेटेस्ट खबर ये है कि एकनाथ शिंदे अपने विधायकों को लेके मुंबई के लिए रवाना हो रहे हैं गुवाहाटी के रेडिसन ब्लू होटल से। अब क्या है कि न सिर्फ फंड रोकने की बातें होती है, न सिर्फ उनको अपनी ही जनता के नज़रों में गिराने की बातें होती हैं, बल्कि आइडियोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन जो एक शिवसेना का चल रहा था और वो कांग्रेस ने, अब देखिए जो जिसको सत्ता का अनुभव होता है वो इसी तरह से नवसिखिए लोगों को उनके ईगो को प्ले ऑन करके, प्ले अप करके उनको तो उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बना देती है। लेकिन उद्धव ठाकरे जिस विचारधारा का व्यक्ति है वो बिल्कुल एकदम विपरीत विचारधारा का व्यक्ति है और ये सबसे उग्र हिंदुत्ववादी नेता था। मतलब अगर हम दक्षिणपंथी कह लें, जो भाजपा की आइडियोलॉजी है या भाजपा और उनके जैसे लोगों की, उसका सबसे उग्र जो नेता या आप कह लीजिए पार्टी थी, उसको इन्होंने अपने में मिला के उससे औरंगजेब की बढ़ाई करवाई, गौमूत्र के नाम पे उपहास करवाया और बाकी तमाम तरह की चीज़ें हुए जिससे हिंदुत्व को लगातार चोट पहुंचती रही और लोगों के हृदय से शिवसेना को लेके या उसके विधायकों को लेके या अपने उनके जो भी स्थानीय प्रतिनिधि थे उनको लेके एक उनके मन में जो है एक असुरक्षा की भावना भी फैलने लगी कि ये तो इनको तो हमने नहीं चुना था, हम तो अब जिनको हमने चुना था अपने जिन मुद्दों के लिए वो उन्हें ही त्याग कर और सीएम बनने के फिराक में है। तो ये कंप्लीट एक आइडियोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन, जो वैचारिक तबाही जो हो रही थी शिवसेना की, उसमें इन्होंने काफ़ी इनरोड्स बना लिए थे। ये एनसीपी वाले और कांग्रेस वाले इसमें काफ़ी सफल रहे थे। अब क्या है कि 2-4 बातें जो हैं, जैसे कि उद्धव कंप्लीटली गवर्नेंस को लेकर क्लूलेस थे। नॉर्मली मुख्यमंत्री जो होता है आप देखेंगे कि अधिकांश जगहों पे गृह मंत्रालय अपने पास रखता है पोर्टफोलियो, वो किसी दूसरे को गृह मंत्रालय नहीं देता है, या तो वित्त मंत्रालय रखेगा। ऐसा 2-4 पोर्टफोलियो उसके पास ऐसे होते हैं जो मंत्रालयों में सबसे ए क्लास के, टॉप क्लास के माने जाते हैं। अब उद्धव ठाकरे का आप सोचिए कि उसके 40 विधायक 56 में से छोड़कर चले गए और रातों रात 35 निकल गए, उसको हवा तक नहीं लगी। तो उसका कितना ग्रिप अपनी पार्टी पे था। और गवर्नेंस की बात तो हम रहने देते हैं कि गवर्नेंस तुम उनके हिसाब से चला रहे हो जिनका पिछला पूरा इतिहास भ्रष्टाचार का रहा है। यही शिवसेना और भाजपा जब चुनाव कंटेस्ट कर रहे थे तो वो इन्हीं एनसीपी वालों पे और कांग्रेस वालों पे कह रहे थे कि तुम्हारे भ्रष्टाचार हम उजागर करेंगे, और पूरा उनका जो था, और एक तरह से देवेंद्र फडणवीस ये काम कर भी रहे थे लगातार। अचानक से
आप एक ऐसे आदमी को बोलते तुमको मुख्यमंत्री बनना है, तुम बनो, बाकी हम लोग देख लेते हैं। और उसके बाद जो है एक भी भ्रष्टाचार पे कुछ काम नहीं हुआ। और भ्रष्टाचार आप देखिए कि आदित्य ठाकरे ने, मैं ये कई बार वीडियो में बोल चुका हूँ कि लगभग 80-80 करोड़ रुपया पार्षदों के बंगलों के नवीनीकरण के लिए अलॉट किया था। इसके साथ ही पेंगुइन मंगवाने के लिए कुछ करोड़ दे दिए। और मतलब ये भ्रष्टाचार की चीज़ें तब सामने आएंगी जब नई सरकार आएगी और जब फाइलों को खोदना आरंभ करेगी। एक और खबर मैंने पढ़ी, उसमें यह था कि पिछले कुछ घंटों में 100 से ऊपर की योजनाओं को इन्होंने सहमति दे दी है। मतलब पावर से जाना जब तय है तब ये सिग्नेचर किए जा रही हैं ये लोग, और वो क्यों हो रहा है हम और आप सब जानते हैं। उद्धव ठाकरे का तो उसके साथ तो ऐसा हुआ है, और उसके खुद के ईगो के ही कारण हुआ है कि जब एनसीपी जो होम मिनिस्ट्री संभालती है वो कुछ काम कर रहे हैं, किसी का बुलडोजर से घर तोड़ रही है, किसी को मार रही है, पालघर में लिंचिंग हो गई, उस पर कुछ काम नहीं किया, नेवी अफसर को पीटना, भाजपा कार्यालय पर हमला, ये सारा काम पुलिस का प्रयोग करके दूसरी पार्टी कर रही है। और इसका श्रेय जा रहा है उद्धव ठाकरे को। तो एनसीपी का पर्पस जो है फिर यहाँ पे अचीव हो रहा है कि हम तो बदनाम है ही पहले से भाई, लेकिन मुख्यमंत्री तुम हो तो तुम्हारी जो छवि हिंदुत्व के उग्र नेता होने की है वो धूमिल हो रही है कि तुमने पालघर के साधु पे कुछ नहीं किया। तुमने ये बॉलीवुड में जो ये डॉन लोग चलाते थे, जिसको तुम्हारे पिता ने खदेड़ के बाहर किया था, तुम उनके साथ जो है बॉलीवुड वालों को प्रमोट कर रहे हो। तुम जो राष्ट्रवादी विचारधारा की कोई एक्ट्रेस है उसका घर तुड़वा रहे हो। तुम सुशांत सिंह राजपूत वाले पे कुछ नहीं किए। तुम एनसीपी के नेता के ऊपर कोई फेसबुक का पोस्ट कर रहा है तो तुम उसको जेल में डाल रहे हो। मतलब डालते दिख रहे हो, डाल कोई और रहा है, और वह कुकर्म कुकृत्य करते हुए दिख कौन रहा है? उद्धव ठाकरे। इससे भी उसकी छवि को काफ़ी नुकसान हुआ है। और आप देखिए कि इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि किसी पार्टी का एक नेता इमोशनल अपील करने जाता है और उस अपील का परिणाम यह होता है कि जो बाकी 10-12 लोग बचे हुए थे उसके खेमे में, उसमें से भी आधे से ज़्यादा जो है गुवाहाटी निकल गए उसी रात में। और आपने क्या अपील की? आप एक दिन अपील कर रहे हो, सुबह में आपका जो मुंहफट संजय राउत है वो बोल रहा है कि हम सड़क पे भी देख लेंगे। तो ये सब देख के, और संजय राउत मुख्य कारण है इस पूरे फियास्को के बीच में, वही है जिसने लोगों को उद्धव ठाकरे से मिलने से रोक रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि उद्धव ठाकरे बहुत बढ़िया आदमी है, मैं बस आपको ये बोल रहा हूँ कि वो जितना खराब है उसके चारों तरफ के लोग भी उसी तरह के हैं। और इस कारण भी संजय राउत जो है इसमें से एक मुख्य जो है गुंडा एक तरह से कह सकते हैं। इस पूरे उपक्रम का विलेन जो है वो संजय राउत ही है, जो अभी भी पार्टी को डैमेज पहुंचाए जा रहा है। मतलब उसको अभी चाहिए था रीच आउट करे या खुद चला जाता गुवाहाटी, लेकिन नहीं, वो अभी भी बोल रहा है कि सड़क पे फैसला करना, वहाँ भी हम जीतेंगे, फ्लोर टेस्ट करवाओगे वहाँ भी हम जीतेंगे। तो महाराष्ट्र आओ, एनसीपी की तरफ से धमकी गई है उन सारे विधायकों को, शिवसेना की तरफ से धमकी गई है कि तुम महाराष्ट्र आओ, उसके बाद हम देखते हैं कि क्या होता है। शरद पवार ने, संजय राउत ने, इस सब ने अपने ही विधायकों को धमकाया है और वो यह भी कह रहे हैं कि हम फ्लोर टेस्ट भी जीत लेंगे। अब एक प्रश्न जो बहुत सारे लोगों के मन में है वो थोड़ा कॉन्स्पिरेसी थ्योरी टाइप का हो जाता है कि लोग पूछ रहे हैं कि क्या ये उद्धव ठाकरे की कोई पॉलिटिक्स है, जो उसका तो अब पार्टी का फेस भी चला गया, पार्टी जिन मुद्दों को लेकर खड़ा हुआ करती थी वो भी जा चुका है, और अब वो डायरेक्टली कह नहीं सकता कि हम भाजपा के साथ सरकार बना लेंगे, क्योंकि भाजपा के लोग तो काफ़ी समय से गाली दे रहे हैं कि भाजपा और शिवसेना फिर मिल जाएंगे उद्धव ठाकरे के साथ और ये लोग सरकार बना लेंगे। तो क्या उद्धव ठाकरे इस सिचुएशन से बचने के लिए अब खुद ही ये सारा काम करवा रहा है कि हमारे अपने लोग बागी हो गए और वो चले गए महाराष्ट्र, तुम गुजरात चले जाना, फिर ऐसा दिखना चाहिए ये वो।
मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ हुआ है कि वो बीएमसी को बचाने के लिए, क्योंकि उद्धव ठाकरे जैसे ईगोइस्ट लोग जो होते हैं, जिनका घमंड इतना अधिक होता है कि ये अपने घर में आग लगा ले, अपना सब कुछ बर्बाद कर लेंगे ताकि इनकी गर्दन जो है वो ऊंची बनी रहे। तो उस हिसाब से देखने पे तो ऐसा नहीं लगता कि उद्धव ठाकरे, और ना ही वो कोई घाघ राजनेता है जैसे शरद पवार है, कि वो इतनी प्लानिंग कर सके। जिस आदमी को ये पता नहीं चला कि उसके 35 विधायक निकल गए और वो इस तरह की इमोशनल अपील कर रहा है कि लकड़ी जिससे काट रहे हैं पेड़ को, उसका हैंडल भी कुल्हाड़ी का उसी पेड़ का था, इस तरह की बातें। तो मुझे नहीं लगता कि उद्धव ठाकरे में उतना राजनीतिक पैनापन है। अगर होता तो वो इस बार भाजपा को 2.5 साल पहले ही बोलता है ठीक है तुम सीएम बन जाओ, लेकिन अगले चुनाव में मैं बनूंगा या शिवसेना का होगा, इस तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ वो हैंडल करता। अभी तो जिस तरह से हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि उद्धव ठाकरे के मतलब मस्तिष्क में इतना वृहद प्लान जो है वो चल सकता है। अब वीडियो का वो हिस्सा है जहाँ पे हम लोग लिब्रांडुओं के विलाप के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहला है कि रवीश जी का फेसबुक पोस्ट तो उन्होंने 2-3 किए हैं, लेकिन इसमें रवीश जी रो रहे हैं। एक जगह उन्होंने पूछा है, कल के प्राइम टाइम में, परसों के प्राइम टाइम में उन्होंने पूछा था कि सब में कितना पैसा लगता होगा, ये किसी ने कवर नहीं किया। कवर किया है रवीश जी, इंडियन एक्सप्रेस ने किया है। एक चार्टर्ड प्लेन का खर्चा लगभग मतलब उतने लोगों को लाने का 50 लाख के ऊपर है, और 56 लाख रुपया शायद रेडिसन ब्लू जहाँ पे 7 दिन के रहने खाने का ऐसे करके है। तो बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ, आप जो है टेंशन ना ले। और दूसरा रवीश ने दूसरा जो पोस्ट लिखा है उसमें उद्धव ठाकरे को वो मॉक कर रहे हैं कि बाघ को पिंजरे से बाहर आकर देखना चाहिए कि जंगल का राजा कौन है। बताइए, अपने भी साथ छोड़ रहे हैं मतलब मुश्किल की घड़ी में। ये मुझे नहीं लगता कि रवीश जी को ऐसा करना चाहिए था। कल तक तो आप उनके साथ खड़े थे, आज सत्ता से हो गए बाहर तो आप ऐसे मतलब मजाक उड़ाइएगा। उसके बाद एक फूकी हुई कारतूस हैं स्वरा भास्कर, उनका एक ट्वीट है कि ये एकदम शिट शो चल रहा है और ये क्या मजाक हो रहा है, चुनाव करवाओ ही मत, बम्पर सेल चला दिया करो। देखिए स्वरा जी, शिट शो तो वो होता है जो आपकी फिल्मों में होता है, और आप बम्पर सेल भी लगा देंगे तो आपकी फिल्में लोग देखने जाते नहीं हैं। तो अपने आप को इतना भी मतलब वो नहीं। और उंगली जो है आँख में आप डाले हुए हैं, इसीलिए आपको शायद पता नहीं होगा कि आप वो उंगली आँख से निकालिए, क्योंकि आँख में बहुत दर्द होता है, उसमें कोई मज़ा नहीं आता है आँख में उंगली डालने से। तो दिल्ली की आप वोटर हैं, आपको क्या मतलब है कि मुंबई में क्या हो रहा है। आप दिल्ली में देखिए ना कि केजरीवाल जो है पेपर पे ही अस्पताल बना ले रहा है, पेपर पे ही स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन जा रही है, मोहल्ला क्लिनिक बन रहा है और खुद जा रहा है बेंगलोर दिखाने। इस सब पे तो आपका कुछ आता नहीं उस तरह से, तो क्यों मतलब अब चला गया। अब आपको ये सब बेस्ट थ्रेड एवर और 100% ये सब लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। अब गया उद्धव ठाकरे, ही इज डन, अनलेस हाँ भाजपा जो है उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर उसको फिर से सीएम बना दे, फिर तो आई विल बी डन है। सागरिका घोष का एक ट्वीट पढ़िए कि उद्धव ठाकरे एक एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर थे, फिर भी उन्होंने कम्युनल बुलडोजर पॉलिटिक्स को महाराष्ट्र से अलग रखा। अच्छा, मतलब बुलडोजर पॉलिटिक्स तो किया ना उन्होंने। कंगना का घर किस चीज़ से मतलब फूंक मार के गिराया था क्या? कोविड के टाइम में जब कोर्ट्स ने कहा था कि इस तरह का कोई भी डिस्ट्रक्शन जो है कोविड के टाइम में नहीं किया जा, सब पे स्टे लगा हुआ था, तब हुआ था। उसके बाद आप लिख रही हैं कि एम्पैथेटिक एडमिनिस्ट्रेशन दिया कोविड में। एम्पैथेटिक से क्या मतलब है? अपने नकारेपन का, निकम्मेपन का हर शाम में आके या ट्विटर पे लिखना कि हाँ आज इतने लोग मर गए, आज इतने लोगों को कोविड हो गया, ये एम्पैथी नहीं है, ये तुम्हारा इनएक्शन है। और तुमने भांडों की एक सेना अपने आसपास खड़ी कर ली है जो तुम्हारे हर गलती में उसको किसी तरह से जस्टिफाई करने के चक्कर में लगा रहेगा। और तीसरा इन्होंने जो बिंदु लिखा है कि
शिवसेना को उन्होंने अटेम्प्ट किए कि उसको एक मॉडरेट 21st सेंचुरी फोर्स की तरह मतलब दिखाया जाए। मॉडरेट शिवसेना इज नो शिवसेना। शिवसेना का फाउंडेशन ही मॉडरेट होने पे नहीं रहा था। तो अगर कोई ऐसा कर रहा है तो वो अपने पिता की लेगेसी को बर्बाद कर रहा है, अपनी विचारधारा की लेगेसी को बर्बाद कर रहा है, और वो बिल्कुल भी अपने ही सत्य से अवगत नहीं है कि उसका अस्तित्व क्यों है और उसका अस्तित्व क्या है। उसके बाद एक बैंजल है, बैगन या बैंजल जो भी हैं, उन्होंने काफ़ी मतलब उन्होंने इतना ट्वीट कर दिया कि लग रहा है कि इनका कोई अपना चला गया है। 2-3 ट्वीट आप देखें कि 20 साल से मैं उद्धव ठाकरे को जानती थी और कभी उनको इतना इमोशनल हमने भावुक नहीं देखा, लेकिन क्या ये अपील काम करेगा? कोई टेलीप्रॉम्प्टर नहीं, एकदम दिल से उन्होंने बोला। पता नहीं कि ये उस वक्त वहीं पे बैठी हुई थी उसी रूम में, क्योंकि ट्वीट इतने आए, लग रहा है अपना कोई चला गया तो हो सकता है रूम में कैमरा पकड़ खुद ही बैठी हुई हो है। उसके बाद इन्होंने लिखा है कि कोविड के टाइम में भाई एकदम गजब का जीरो ड्रामा और गुड कम्युनिकेशन। जीरो ड्रामा गुड कम्युनिकेशन? क्या कोविड के क्योर में ये आता है कि हम जीरो ड्रामा करेंगे तो कोविड ठीक हो जाएगा, अच्छा कम्युनिकेशन करेंगे तो कोविड ठीक हो जाएगा? और अच्छा कम्युनिकेशन से क्या मतलब है? क्या आपने तैयारी की हॉस्पिटल्स में? जब तक केंद्र सरकार नहीं उतरती है तब तक आपके हाथ पांव फूल जाते हैं। सबसे ज़्यादा डेथ महाराष्ट्र में हुए, वहाँ फर्स्ट वेव ही आज तक ख़त्म नहीं हुआ, आज तक ख़त्म नहीं हुआ है। दुनिया में सेकेंड थर्ड वेव भारत में ही आके चला गया, वहाँ नहीं ख़त्म हुआ है। फिर ये लिखती हैं कि बताइए कौन सा ऐसा नेता हो जो मुख्यमंत्री रहते हुए अपने आवास से जो है वो निकल जाता है। कई लोग ऐसे हैं जो सरकारी कमरों में एकदम चिपके हुए रहते हैं, अपना उनका मुख्यमंत्री से हट जाते हैं, फलाना जो भी है, मतलब मैनेज करने की। ऐसे लोगों के 50 रुपये ओवर एक्टिंग के काटे जाते हैं। अरे भाई, उसका बहुत सारा सामान होगा, वो जल्दी नहीं निकलेगा तो जो दूसरा आदमी उसमें मूव इन करेगा उसको पता नहीं क्या क्या मिल जाएगा, ये भी हो सकता है। तो इसलिए ऐसे लोगों का आपने देखा नहीं बैग में क्या क्या भर भर के, और इतनी भी क्या जल्दी थी भाई? अभी सीएम हो, ये कोई वीरता की बात नहीं, ये वही बात फिर से घूम फिर के आ गई कि नहीं जीरो ड्रामा था कोविड में। जीरो ड्रामा से कुछ नहीं होता है। अभी क्यों इतना ड्रामा कर रहे हो? इमोशनल अपील, और तुरंत मतलब उधर इमोशनल अपील किया, उधर नए बैग में सामान ठूस ठूस के भर भर के तुरंत ले जाने की क्या आवश्यकता थी? इसका बहुत कुछ गूढ़ अर्थ है जो बैंगन वैगन आलू सब्जी ये सबको समझ में नहीं आएगा। गौहर खान ने, उस बेचारी ने अंग्रेजी का डिक्शनरी जो भी पास में उनके था, जितना एडजेक्टिव हो सकते हैं, जितने विशेषण हो सकते हैं, सब बेचारी ने भर दिए कि ब्रह्मांड में जितने सकारात्मक विशेषण हैं वो सब उद्धव ठाकरे जी हैं। अब क्यों उन्होंने ऐसा किया वो भगवान जाने, अब होगा अपना। फिर अब देखिए कि एक जो है, एक पूरा गिरोह है, वो असम की बाढ़ को भुना रहा है कि बताइए असम में बाढ़ आई हुई है, यहाँ पे सरकार बदली जा रही है, असम में बाढ़ आई हुई है, और हिमंता बिस्वा शर्मा ये करने में लगा हुआ, असम में बाढ़ आई हुई है, और भाजपा देखिए कि मतलब एक अच्छे सीएम को जो बर्बाद करने में लगी हुई। क्या ये शोभा देता है? असम में बाढ़ सोमवार को नहीं आई। इन जितने निकम्मे लोगों को हमने ट्वीट आपको दिखाए, इनके जाके देखिए आप टाइमलाइन पे जाके कि मंडे से पहले, सोमवार से पहले इन्होंने असम की बाढ़ पे कितने ट्वीट किए हैं। इसमें से काफ़ी लोग नेता हैं, कुछ लोग जर्नलिस्ट हैं, और ये ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं। इन लोगों के लिए मैंने परसों के वीडियो में बोला था, आज भी बोल रहा हूँ कि इन लोगों के लिए गरीब लोगों के मृत्यु, बाढ़ग्रस्त लोगों के प्रति संवेदना, ये सिर्फ और सिर्फ हरामखोरी है। ऐसे लोग इन लोगों की संवेदना का भक्षण करते हैं और पोषण पाते हैं। इनको कोई मतलब नहीं है मर रहा है, क्या हो गया, नहीं हो गया। क्या उद्धव ठाकरे जो है सिरिंज लेके घूमते हैं कोविड के टाइम में?
सीएम का काम यही होता है कि वो बड़ा पांव बांटते रहे जब मुंबई में बाढ़ आती है। तो देखा है कभी? या सीएम डेलीगेट करेगा? और सीएम डेलीगेट ही नहीं कर रहा था। हिमंता बिस्वा शर्मा एनडीआरएफ की बोट पे जा रहे हैं अलग अलग जगहों पे। तो ये एजम्पशन कहाँ से आता है? दोगले लोग। ध्रुव टट्टी हैं, उन्होंने लिखा है कि अग्निवीर को देने के लिए पेंशन नहीं है और यहाँ सरकारों को गिराने के लिए एक एमएलए का कितना दाम होगा, 100 करोड़, हम गिरा देंगे, इस तरह का ट्वीट किया है। अब नाम ही जिसका ध्रुव टट्टी हो उसका क्या किया जाए। पहली बात समझने की आवश्यकता यह है कि एक वैज्ञानिक तथ्य मैं दे रहा हूँ जो सतीश रे लाते हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ बलिया के प्रोफेसर ने कहा है कि पेंशन जो होता है वो टैक्स पेयर के पैसे से आता है, मतलब हम आप जो टैक्स देते हैं उसके पैसे से आता है। और विधायकों की खरीद फरोख्त अगर तुम्हारे हिसाब से चलें कि ऐसा हो रहा है, वो पार्टी के फंड से होता है, उसका हमसे आपसे कोई लेना देना नहीं, वो तुम्हारा पैसा नहीं, तुम चिंता उसका मत करो। कम से कम इतने बेसिक्स तो क्लियर होने चाहिए ना। मतलब ब्रह्मांड में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो ध्रुव टट्टी के उनके ज्ञान के दीर्घ वृत्त से कहीं अलग हो। ब्रह्मांड जितना है, ध्रुव टट्टी सांस लेते हैं तो असंख्य ब्रह्मांडों की रचना होती है, छोड़ते हैं, मतलब इस टाइप का उनका है। तो हमें उन्हें सीरियसली लेना चाहिए। खैर, अब जो है हम कुछ ये ट्वीट में दिखा रहा हूँ कि इन लोगों बेचारों का क्या होगा। ये जो पूरा बॉलीवुडिया गैंग था जो हमेशा मतलब लिखता था कि वो कितने लकी हैं उद्धव जी को लेके, आप लोग कृपया ये थ्रेड पर है, ये कितना, मैं ये ट्वीट अप्रिसिएशन के लिए डाल रहा हूँ, और ये देखिए ये रियल लीडरशिप है। मतलब महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा लोग मर रहे हैं, सबसे ज़्यादा कोविड का संक्रमण हो रहा है, लेकिन रियल लीडरशिप वही है। क्यों? क्योंकि ट्विटर पे वो सब ज़्यादा सक्रिय है। अब हम बात करेंगे 2-4 मिथ्स के बारे में, मिथकों के बारे में जो उद्धव ठाकरे के बारे में फैलाए गए हैं। एक मिथक है कि उद्धव ठाकरे को भाई कोई सत्ता का लालच नहीं है। एक वैसा व्यक्ति जिसके पिता फाउंडिंग फादर जो हैं शिवसेना के और इनके अपने भी फादर हैं, जिन नेताओं को वो मतलब कोढ़ग्रस्त मरीज की तरह देखते थे कि उनसे सटने से हमको भी कोढ़ हो जाएगा, जिन्हें हिजड़ा दोगला जैसे शब्दों से और बोलते थे हम चप्पल मारेंगे उन्हें, कि उससे कुछ भी हो जाए, उनके साथ आने की मतलब संभावना ही नहीं है। तुम वैसे लोगों के साथ सिर्फ और सिर्फ चीफ मिनिस्टर का पद लेने हेतु तुम उनके साथ गठबंधन कर लेते हो और ये भ्रम फैला रहे हो, मतलब ये कह रहे हो कि हमें जो है सत्ता लोलुप में नहीं हूँ। तुम सत्ता लोलुप अगर नहीं रहते, तुम्हारा क्या है, यही है ना अंदर खाने की खबर यही है कि बोला गया था कि हम भाई जीतेंगे अगर तो उद्धव ठाकरे को सीएम बना देंगे। भाजपा ने कहा था और भाजपा ने अपने इस विश को ऑनर नहीं किया, इसी कारण तो आप अलग हुए। तो फिर पूरी की पूरी बात इसी पे है कि आपको सत्ता का ही लालच था, इसलिए आप वहां पे गए। हर उस बिंदु पे कॉम्प्रोमाइज किया, समझौता किया जिसके लिए बाला ठाकरे जो है जाने जाते थे। हर उस बिंदु पे हिंदुत्व जो कोर आइडियोलॉजी थी उस पे तुमने कॉम्प्रोमाइज किया। ना सिर्फ कॉम्प्रोमाइज किया, एक होता है कि न्यूट्रल हो गया, नहीं, तुमने गौमूत्र को लेके हिंदुओं का उपहास किया, गोबर खाने वाले, गौमूत्र पीने वाले, इस तरह तुमने वही बात बोला जो आदिल अहमद डार बोला करता था, पुलवामा का जो आतंकी था। तुम औरंगजेब के लिए बनवा रहे हो, टीपू सुल्तान के लिए बनवा रहे हो, जिन सब के लिए अपने ही पिता के पुराने वीडियो देख लो तो पता चलेगा कि वो क्या कहा करते थे। कांग्रेस और शरद पवार ने उद्धव ठाकरे की अनुभवहीनता का लाभ उठाया। जब आपको सत्ता कैसे चलानी हो इसका कोई अनुभव नहीं होता, जब आपको राजनीति का अनुभव नहीं होता है, तब आपको ऐसे लोग आते हैं और जो मैंने शुरुआत में काफ़ी बातें बोली कि कैसे आपकी आइडियोलॉजी को आपके साथ रहकर ऐसे डिस्ट्रॉय करते हैं कि आपका खात्मा भी हो जाए और इनकी अपनी सीटें जो है वो बढ़ती रहे। तो
और आपने ये सब होने दिया। इतने भी मूर्ख नहीं होंगे, अनुभवहीन राजनीति में थे, कॉमन सेंस में नहीं अनुभवहीन होंगे कि उनको पता ही नहीं चल रहा होगा कि जब तुमसे टीपू सुल्तान की जयंतियां मनवाई जाती है, उसके बारे में पॉजिटिव बुलवाया जाता है, औरंगजेब के बारे में सकारात्मक बुलवाया जाता है, तब तुम्हें पता नहीं चल रहा हो कि हमसे ये क्या करवाया जा रहा है। गवर्नमेंट का हाउस खाली किया और कितने मतलब भावुक हैं ये भावुकता नहीं है। जब इमोशनल अपील के बाद और भी लोग भाग जाते हैं आपके खेमे से, तो आपको खाली ही करना पड़ता है और कोई उपाय नहीं होता है। एक और मिथक है बेस्ट सीएम, कोविड मैनेजमेंट गर्दा कर दिया। वर्स्ट सीएम रहा ये कोविड के मामले में केरल के साथ। हाईएस्ट डेथ जो है, पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब देख लो, नंबर के हिसाब देख लो, हाईएस्ट डेथ। चिता के जलने की जो छवियां थी वो इनके राज्य से नहीं आ रही थी। याद कीजिए सेकेंड वेव जब चल रहा था तो पता चलता है ना कि कैसे एक गैंग, एक गिरोह काम कर रहा था कि जिस मुख्यमंत्री ने सबसे अच्छा काम किया है, योगी जी ने, उनके स्टेट से कि लाश बहा रहे हैं, लाश रेत में दबा रहे हैं, लाश देखो जला रहे, चिताओं की जो है विभत्स तस्वीरें जो है जारी की गई। सबसे ज़्यादा लोग तब भी केरल और महाराष्ट्र में मर रहे थे। लेकिन वही है कि जब गैंग एक साथ काम करता है, और टूल किट बाहर आया था, आपको याद होगा कांग्रेस वाला टूल किट जो था उसी वक्त बाहर आया था, तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि आपको लेके कि बेस्ट सीएम और कोविड मैनेजमेंट में इमोशनल अपील की और हर दिन ट्विटर पे लिख रहे थे और इनका कम्युनिकेशन इतना अच्छा था, सब एक छलावा था, उसका कोई अर्थ नहीं है। आपका कोविड मैनेजमेंट सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड के टुटपुंजिए लोगों का मैनेजमेंट था, जिनको अब कोई नहीं पूछ रहा है, जिनकी फिल्में पोस्टर रिलीज होती हैं और फ्लॉप करवा दी जाती, उसी दिन तय हो जाता है कि ये फ्लॉप करेगा, क्योंकि उसने पहले हिंदुओं के खिलाफ कोई स्टेटमेंट दिया था। पैसे देने वाली जनता हिंदू है, ये सबको ध्यान रहना चाहिए। तो उसके बाद जो फूके हुए कारतूस हैं जिनको कोई नहीं देखता, वैसे लोगों से ट्वीट करवा के माहौल बनाया गया कि नहीं ये बेस्ट सीएम थे। मतलब 2-4-10 रुपये में लोग जो है ट्वीट किए जा रहे हैं। आप देखिए पूरी लिस्ट है कि एक सुर में एक ही दिन में सारे बॉलीवुड गैंग के जो नचनिए हैं एक साथ जो है एकदम अवतरित हो जाते थे और एक तरह की भाषा में लिखे जा रहे हैं। इसके एडमिनिस्ट्रेशन ने लोगों को हरास किया है, लोगों को परेशान किया है, गुंडागर्दी की है, पीटा है, लोगों के घरों को, जो इनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, वैचारिक प्रतिद्वंदी हैं, उन सब के घरों को तोड़ा है। साधुओं की हत्या हुई है इनके सामने और उस पर कुछ नहीं किया गया है। फेसबुक पोस्ट के कारण जेल में डाला गया है। इनकी पुलिस किस तरह से करप्ट थी, ये तो एक अलग ही उस पर वीडियो बन जाएगा। परमवीर सिंह, सचिन वाजे और इन सब को लेके मसल पावर आपने रोड पे दिखाया है कि किसी का सर मोड़ देना, किसी को थप्पड़ मारना, किसी की आंख फोड़ देना, इस तरह के काम आपने किए। अब बात है कि ऐसी पार्टियों का फ्यूचर क्या है जो फैमिली बेस्ड पार्टीज होती हैं, और क्यों इन सब के केस में हम देखते हैं कि जब पेट्रियार्क जो है, जो मुख्य संयोजक एक तरह से हुआ करता था, जो फाउंडिंग फादर था, उनके वीक होने से या उनके मृत्यु के बाद ये सारी पार्टियां क्यों बिखर जाती हैं। ऐसे लोगों के साथ क्या होता है कि इनका राइज जितना अनटाइमली होता है उसी तरह का अनटाइमली इनका फॉल भी होता है, क्योंकि ये शॉर्टकट तलाशते हैं ऊपर उठने के लिए। जैसे उद्धव ठाकरे को अभी ही सीएम बनना था, इनके पिता जब चाहते शायद सीएम बन जाते, लेकिन उन्हें पता था कि असली सत्ता वो मातोश्री से चला रहे और उनकी अनुमति के बिना महाराष्ट्र में कहीं कुछ नहीं होता था। तो जो व्यक्ति सत्ता से बाहर रहकर सत्ता चला रहा था, उसके पुत्र को अचानक से अपने पुत्र तक को मंत्री बनाने की सूझी।
ऐसे में वो लोग जिसे आज कहा जा रहा है कि ये तो ऑटो ड्राइवर था एक नाथ शिंदे, ये इतना ऊपर आ गया, तो जो आदमी वहाँ से ऊपर उठा है, जिसने बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को अपना पूरा जीवन दे दिया है, वो जब इस तरह से देखेगा, उनके विचारों की क्षति होता देखेगा, तब तो यही होगा। तो वो लोग तो आपसे डिटैच होंगे ही, और जब वो छोड़ के जाएंगे तो आपने जैसे 2.5 साल के मुख्यमंत्रित्व के लिए जिस तरह से आपने अपने विरोधियों का ही दामन थाम लिया था, तो जब वो अपने लोग आपके छोड़ के जाएंगे तो आप तो धड़ाम से गिरेंगे ही। देवेंद्र फडणवीस का एक वीडियो है, राजदीप पूछ रहे हैं उनसे कि क्या होगा शिवसेना का, सब तो बोल रहे हैं कि 5 साल चलेगी, सब बोल रहे हैं। तो देवेंद्र फडणवीस ने बोला था कि हम कुछ नहीं करेंगे, भाजपा कुछ नहीं करेगी और शिवसेना अपने ही भार से दबकर गिर जाएगी, और वही आज हुआ है। अपने लोगों से ये जो सेकेंड जो जनरेशन होती है उनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, चाहे आप अखिलेश को देख लीजिए, राहुल गांधी को देख लीजिए, उद्धव ठाकरे को देख लीजिए, इन सब को देखेंगे आप कि इनका जो है लोगों से डिस्कनेक्ट होता है, क्योंकि ये कभी लोगों से मिले ही नहीं, इन्होंने कभी भी उनके साथ मिलकर उनकी व्यथा जानने की कोशिश नहीं की, उनकी राजनीति समझने की कोशिश नहीं की। ये लोग इसीलिए असफल होते हैं क्योंकि ये कभी भी उन लोगों से नहीं मिलते जिन लोगों के कनेक्ट के कारण इनके पिता जो है लंबे समय तक एक छत्र राज करते रहे थे, चाहे वो पॉलिटिकली पावर में आके करें या पावर पॉलिटिक्स से बाहर क्षेत्रीय राजनीति में, उसमें उनका वर्चस्व जो है वो होता है। शॉर्टकट के लिए मूर्खतापूर्ण डिसीजंस लेना, ये भी उनकी अनटाइमली फॉल का होता है। और आप क्या करते हैं कि आप बुआ बबुआ टाइप के अलायंस बना लेते हैं। कांग्रेस टीएमसी जैसे कर रहा है कि जिस पार्टी से जिन कारणों से आप अलग हुए, अचानक से आपको 10 साल बाद लगता है कि नहीं हम उन्हीं के साथ हो जाते हैं। एनसीपी और शिवसेना का साथ होना, शिवसेना और कांग्रेस का साथ होना, ये किसी भी तरीके से आप नहीं कह सकते हैं कि ये उचित गठबंधन था। ये सिर्फ और सिर्फ शॉर्टकट है कि मैं जो है वहाँ पे पहुँच जाऊँ जहाँ पहुँचने के लिए इनके बापों ने पूरा जीवन खपा दिया था। मुलायम सिंह यादव का आप देखिए क्या हुआ, सोनिया गांधी का क्या हुआ, पूरी कांग्रेस पार्टी का क्या हुआ, सपा का क्या हुआ, इनफैक्ट बसपा का आप देखिए क्या हुआ जब ये लोग ऐसे अलायंस में आते हैं। तो आज ऐसी पार्टियों का कोई अस्तित्व नहीं बचा है। अस्तित्व भी तब बचता है जब एक तरफ से पूरा मीडिया और बाकी लोग कुछ माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, तब कुछ बचता है। तो ऐसे लोग हमेशा ही, इन लोगों का कोई फ्यूचर मुझे नहीं दिखता, क्योंकि ये अभी भी ठीक है, आप किसी के बेटे हैं, आप सीएम बन जाइए, समझ में आता है कि आपको लगता है कि मेरे बाप ने पार्टी बनाई है तो मैं तो डिज़र्व करता हूँ, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब आप किसी हिमांता बिस्वा शर्मा जैसे आदमी को अपने कुत्ते से भी कम अहमियत देने लगेंगे, तो वो तो आपसे अलग होके कुछ करेगा ना। ऐसा आपको छोड़कर तो जाएगा ही सिंधिया। आपके जितने विश्वस्त लोग होंगे वो जाएंगे ही, क्योंकि उनकी राजनीति जो है वो लोगों से मिलने की है, और आप जो है उनका किया हुआ, उनका बोया हुआ काट के और सिर्फ आप अनाज का ढेर लगाए जा रहे हैं, आप उससे पैसे बना रहे हैं। इस कारण से ऐसे अनहोली अलायंसेस का कोई फ्यूचर नहीं होता। अभी इस पर हो सकता है शाम में जब तक आप वीडियो देखें, अभी बनाते बनाते 2 बज गया है, तो हो सकता है तब तक स्थिति और भी स्पष्ट हो जाएगी। और अगर ऐसा होता है तो मैं कल इस पे फिर से एक दूसरा विश्लेषण लेके आपके सामने अवश्य हाजिर होऊंगा। अभी ये डेवलपिंग स्टोरी है, मुझे लगता है 1-2 दिन और लगेगा क्लियर होने में और सरकार किसकी बनेगी ये जानने में। तब तक के लिए मैं चाहता था कि आप लोगों को थोड़ा सा मिले कि एकनाथ शिंदे ने जो किया वो क्यों किया, ये आप जानें, और आखिर शिवसेना जैसी पार्टियां या फैमिली बेस्ड पार्टियां जो हैं वो क्यों सत्ता में
एक जनरेशन जब एग्जिट करती है तो उसके बाद वो सर्वाइव नहीं कर पाती है, और लिब्रांडुओं का विलाप तो है ही। जुड़े रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।